नमस्कार, सुप्रभात। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का पाठ यानी कि अध्याय पहला नमक का दरोगा कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इससे पहले आपको थोड़ा सा ये परिचय हो जाए कि इस बार यानी कि इस सत्र से वर्तमान सत्र से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हिंदी भाषा यानी कि अन्य और भी जो भाषाएं संस्कृत और अंग्रेजी है, इन सब का पाठ्यक्रम पूर्णतः बदल दिया है। इसमें विशिष्ट का और जो सामान्य जो होती है भाषा कुछ, उसका इस प्रकार से 9वीं और 11वीं इन दोनों में बदल दिया गया है। इसलिए इस बार का जो किताब का जो पाठ्यक्रम है, इस पुस्तक का पाठ्यक्रम है यानी कि उसका जो शीर्षक भी वो ही बदल दिया गया है। इससे हिंदी के अंतर्गत आरोह भाग 1 के 1 हम पढ़ेंगे आज इसके अंतर्गत, और इसमें जो अध्याय है वो कहानी है नमक का दरोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो ये कहानी अब इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लेखक परिचय और इस पाठ का केंद्रीय भाव के इस कहानी में आखिरकार क्या है, क्योंकि केंद्रीय भाव पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। आप कोई भी पाठ पढ़ें, जब भी इसका अध्ययन करें तो आप केंद्रीय भाव अवश्य पढ़ें, उसको किसी प्रकार से दरकिनार ना करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो में, और हम पढ़ते हैं सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में। तो लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद जी को सब जानते ही हैं, लगभग जो भी हिंदी पढ़ते हैं लिखते हैं उनके बारे में सब जानते ही हैं कि मुंशी प्रेमचंद एक अच्छे कहानीकार और एक अच्छे उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद ने कई ऐसे प्रसिद्ध कहानियाँ जैसे बूढ़ी काकी, और उसमें से एक ये आपकी जो आज हम पढ़ने वाले हैं नमक का दरोगा, तो आदि कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जैसे पूस की रात, कफन, और उपन्यास गोदान और सेवा सदन, मंगलसूत्र वगैरह आदि कुछ इस तरह के आपने नाम चिर परिचित आपके सामने पहले से ही हैं। तो इनका वैसे मूलचंद क्षमा चाहता हूँ, प्रेमचंद जी का जो नाम है वास्तविक जो उनका नाम था वो धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 में लम्ही ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर देखते हैं तो जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम, रंगभूमि निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि कुछ उपन्यास हैं। और इसमें इनका जो एक कहानी संग्रह है वो कहानी संग्रह है मानसरोवर, जिसमें कई कहानियाँ लगभग 8 खंडों में विभाजित कर दी गई हैं। अब इनकी थोड़ी सी भाषा, इनका जो लिखा गया है, जो उन्होंने जो हिंदी का लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य जो लिखा है वो उनकी जो मिश्रित भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा का कहने का मतलब ये कि इसमें संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों के इस तरह के शब्द मिलते हैं। और ज़्यादातर इनका जो साहित्य है वो पूर्णतः यथार्थवादी है, आदर्शवादी है। इसी आधार पर, क्योंकि उन्होंने समाज से जुड़े हुए उस धरातल से उन्होंने कहानियों को प्रस्तुत किया है, उपन्यास को लिखा है, और वास्तविकता में जो सच्चाई है, जो समाज की उस समय के, उस तत्कालीन समय की उस सच्चाई को इसमें उजागर करने का, उद्धृत करने का प्रयास किया है। जैसे चाहे वो उस कहानी को पंच परमेश्वर को पढ़ें हम, और चाहे इसमें बूढ़ी काकी या फिर बड़े घर की बेटी, तो इस तरह की जो सामाजिक कहानियाँ हैं वो उन्होंने उपन्यास, कहानी वगैरह में वो लिखा है। इनका जो मूल है वो इसी प्रकार का यथार्थवादी और आदर्शवादी है। तो ये एक आदर्श प्रस्तुत करती हुई ये भी एक कहानी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नमक का दरोगा कहानी जो है वो एक इसी प्रकार के समाज में व्याप्त इस प्रकार की कुरीति में, यानी कि जो कुसंस्कार अगर जैसे हम कह सकते हैं, क्या होता है कि एक जो नौकरी पेशा जो व्यक्ति होते हैं, जो नौकरी करते हैं, शासकीय नौकरी करते हैं इस तरह की, तो उसमें एक प्रकार की प्रथा चलती है। प्रथा का कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि इसमें एक चरित्र हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम बताना चाहूँगा आपके लिए। इसमें एक तो पंडित अलोदीपन है, अलोपी दीन है, और दूसरे हैं मुंशी बंशीधर। तो इन पात्रों के माध्यम से ही इस कहानी का पूरा इर्द गिर्द इसका जो विषय वस्तु है वो घूमती है। इसमें दोनों ही क्या है, बहुत ही ईमानदार और कर्मयोगी दोनों ही क्या हैं, पात्र हैं। इसमें जो मुंशीधर हैं वो क्या होता है, मुंशीधर और अलोपी दीन जो हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं इस पाठ के लिए अंत तक ले जाते हैं, और इसमें मुख्य पात्र ये दोनों ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो
मुंशीधर जो हैं, माफ़ कीजिएगा, पंडित अलोपीदीन, वो अलोपीदीन जो क्या है वो नौकरी करते हैं, काय की नौकरी करते हैं, वो नौकरी करते हैं वहाँ पर जो नमक विभाग है, वो नमक विभाग में चौकीदार की नौकरी करते हैं। और नौकरी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके लिए ये घर से ही इस तरह की सलाह दी जाती है कि आपकी जो मूल वेतन है, वो मूल वेतन के अलावा भी जो ऊपरी कमाई, यानी कि इन शासकीय विभाग में, नौकरी विभाग में जो इस तरह की जो भ्रष्टाचारी प्रथा कह सकते हैं हम, ऊपरी जो कमाई होती है वो चलती है। तो इसी पाठ में ये सब यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि इस कहानी में और क्या क्या है क्या नहीं है। इसको हम कहानी प्रारंभ करते हैं तो उसको हम देखेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। क्योंकि देखिए उस समय क्या था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवादी अपना समाज था, इस तरह से वो दो वर्गों में पूंजीपति और एक यानी कि धनहीन, जो कहने का मतलब ये गरीब तबके के जो लोग रहते थे, वो समाज था अपना। तो उसमें क्या होता था कि इस तरह की जो विषमता व्याप्त थी, उस विषमता को भी यहाँ पर उजागर करने का प्रयास किया गया है और उसके अंतर्गत ही इस तरह की जो क्रिया विधि होती रहती थी वो इसमें यहाँ पर सामने लाने का प्रयास किया गया है। तो उस समय क्या था, एक नमक विभाग, अब वैसे तो देखा जाता है वास्तविकता में नमक बहुत ही सस्ती वस्तु है आज हमारे लिए और सभी के लिए भी नमक और हर जगह पर उपलब्ध भी है। लेकिन आप नमक जैसी वस्तु के लिए, एक तुच्छ वस्तु तो हम कह सकते हैं, अगर कीमत की बात करें तो बहुत छोटी वस्तु अगर मान लेते हैं तो उसके लिए एक विभाग बना दिया गया था। उस विभाग में क्या है, एक चौकीदार थे, यानी कि जो एक सिपाही, इस तरह के दरोगा जिनको हम कहते हैं, वो दरोगा वहाँ पे चौकीदारी करते थे, उस विभाग की पूरी तरह से देखभाल करते थे, रक्षा करते थे। कहने का मतलब ये था कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी ना हो। तो उसके लिए क्या था, उसमें थोड़ा कहानी में हम देख लेते हैं। जब नमक का एक नया विभाग बनाया गया तो ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार का निषेध कर दिया गया, मतलब मना कर दिया गया कि ये इसका व्यवहार नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा इस तरह की सब चीज़ों का। तो फिर चोरी छिपे हुए इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम, घूस मतलब भ्रष्टाचार, यानी कि इस तरह के घूस का मतलब समझते हैं कोई काम के बदले इस तरह के रुपया पैसा ले लेना, वो सब क्या होती है, घूस कहलाती है। मतलब हम कोई काम जल्दी करवा देंगे या फिर आपका कुछ जो भी है, तो वो इस तरह से हम इसमें काम करवा लेते हैं। तो कुछ चालाकी से भी करते हैं। अधिकारियों के पौवारे थे, यानी कि बड़े मस्त थे वो अधिकारी वगैरह सब, वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग था। और जो पटवारीगिरी करते थे, वो पटवारीगिरी मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे जो दरोगा की जो पोस्ट थी, वो पोस्ट के लिए कब सभी क्या लालयत हो रहे थे। यहाँ तक कि वकील भी इस पोस्ट को, अपनी वकीलताई को छोड़कर इस पोस्ट के लिए आना चाहते थे। ऐसा उसमें क्या था क्या नहीं था, क्योंकि सब देखिए, अगर ज़्यादातर कोई भी जो इस तरह के जो लालची व्यक्ति होते हैं, कुछ तो होते हैं अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि उन विभागों में अच्छी पदों पर, अच्छी पोस्ट पर पहुँचकर वो क्या करना चाहते हैं, उस पोस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं, वो गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं। अब चाहते तो ये है कि भाई एक मानसिकता उनकी ये भी बन जाती है कि हमारी जो मूल वेतन है, यानी कि 2000 हो 4000 हो कितनी भी हो, वो मासिक वेतन में हमारा काम चल रहा है, ठीक है, हम या उसके लिए क्या कर सकते हैं, बचत में ले सकते हैं और ऊपरी कमाई से अपना घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे। तो ये उनकी मानसिकता रहती है। तो उससे क्या करते हैं, वो ऊपरी कमाई करना चाहते हैं। तो ये इसी बात को लेकर ये पाठ हमारा इसमें लिखा गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए आगे क्या होता है। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझने लगे थे। वहाँ पर फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा यानी कि फारसी पढ़ने वाले लिखने वाले जो लोग थे ना, फारसी जो पढ़ते थे, लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकलते हैं। अब वो भी क्या है, अपने आप में जो मुंशीधर थे वो भी क्या है, मतलब इस तरह के साहित्य लेखन करते थे। तो वो इस तरह की कहानी है, अपने जो भी साहित्य लेखन का पारंपरिक उनका जो एक व्यवसाय कह सकते हैं या जो था उनका वो, या शौक कह सकते हैं, तो वो उसको छोड़कर अब उनके रोजगार की तलाश में वो जाते हैं, चले जाते हैं। तो बाद में क्या हुआ,
वो देखिए उनके पिता भी एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने कुछ सलाह दी उनके लिए, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती, मैं काकारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। तो इस तरह से उन्होंने सलाह दी उनके लिए और कहा कि अपने घर की जो दुर्दशा है वो गरीबी का परिवार था, गरीब परिवार था, घर में लड़कियां शादी ब्याह के लायक हो रही हैं। तो इस तरह से और वो उनके कहते थे कि मैं भी क्या है एक ऐसा वृक्ष हो गया हूँ कभी भी टूटकर गिर सकता हूँ। तो वो बताते हैं वास्तविकता में उसके लिए क्या परिस्थितियाँ हैं। तो चलिए बच्चों, आज इतना हमने थोड़ा सा इस पाठ के बारे में समझा और लेखक परिचय के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम इस कहानी को और तरीके से और अच्छे से आगे से पढ़ेंगे, पूरा कहानी को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।